नमस्कार, मैं मुकेश पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव इंटरव्यू और हमारे साथ में है मोहम्मद इमरान खान साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू मुस्लिम एकता समिति के। बहुत बहुत स्वागत है इमरान खान साहब एटीवी न्यूज चैनल पर आपका। हिंदू मुस्लिम एकता समिति जो आपकी लगातार हिंदू और मुसलमानों की एकता पर बात भी करती आ रही है और आप लंबे अरसे से समाज सेवा भी करते आ रहे हैं, तो जो वर्तमान में अभी नैरेटिव पेश किया जा रहा है चैनलों के माध्यम से या फिर अन्य जगहों पर, कैसे आप देखते हैं कि क्या ऐसे में हिंदू मुस्लिम जो एकता की बात जो हो रही है, क्या वो रह पाएगी? जी, राजनीतिक लोग जैसे हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू और मुस्लिम के नाम पर राजनीति करती है। हमें किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है, ना ही मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूँ। मैं एक अपनी खुद की समिति चलाता हूँ जिसका नाम है हिंदू मुस्लिम एकता समिति। हिंदू मुस्लिम एकता समिति में पिछले लगभग 18 वर्षों से चला रहा हूँ और हमेशा मेरी सोच रही है कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति कार्य करना। हमने काफी प्रयास किया, उस प्रयास में मैं सफल भी रहा हूँ। हमारे पास अच्छी सोच वाले, हम अपना प्रचार जो करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता समिति से जुड़ो। जैसे कि माहौल बना इस समय बना है मुस्लिमों के खिलाफ। अगर कोई भी व्यक्ति मुस्लिम अगर अकेला कहीं जा रहा है तो उसको नाजायज परेशान किया जा रहा है। हर तरह से मुसलमानों को सताने की कोशिश की जा रही है, परंतु उसके बीच में कई हिंदू भाई इतने नेक भी हैं जो मुसलमानों के भी हमदर्द हैं। हर हिंदू भाई हमारा मुस्लिम विरोधी नहीं है। ये केवल वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो मुस्लिम विरोधी हैं। लेकिन हमारा देश का हिंदू भाई हमारे साथ है और इसी का कारण है जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों पे भारी नहीं हो पा रही है। और लेकिन हमारी सोच जो है वो हमेशा बरकरार रहेगी। हिंदू मुस्लिम एकता की सोच में हमेशा वो कामयाब बना होगा। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति मैं जो कार्य करता चला आ रहा हूँ, जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी मैं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति कार्य करता रहूंगा। और हमारी सोच जो है वो कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता इसको खत्म नहीं कर पाएगा। हम पे चाहे इतना दबाव घले और दबाव घरा भी है। कई लोगों ने हम पे प्रयास भी करा कि आप इस तरह का समिति मत चलाओ, आप हमारी पार्टी से जुड़ जाओ, लेकिन मैंने उनकी बातें नहीं मानी। मैंने कहा मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ना है, मुझे जनता की सेवा करनी है। तो मैं एक संस्था बना करके जिसका नाम है हिंदू मुस्लिम एकता समिति, हिंदू मुस्लिम एकता समिति के माध्यम से मैं जनता की सेवा, जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी जब तक मैं जनता की सेवा के लिए हाजिर रहूंगा। जी, जो आपकी समिति ने अभी वरिष्ठ पत्रकार और अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना निकाली है, जो है इसके बारे में विस्तार से बताएं। क्या योजना है, कैसे आप पेंशन जो है सभी पत्रकारों को आप दे पाएंगे 10,000 रुपए महीना? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। इस संबंध में हिंदू मुस्लिम एकता समिति के माध्यम से देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया जा चुका है भारतीय डाक द्वारा कि हमारा देश में जो मौजूद है एक अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता है जो जिन्होंने जनता की मदद के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। बचपन अपनी पढ़ाई में लगा दिया, जब जवानी आई तो जनता की सेवा में लग गए। यदि हमारे पत्रकार भाई हैं, जब हमारा एक पत्रकार भाई अपने घर से निकलता है और उस पूरा दिन खबरें उन लोगों की बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करता है जिनकी आवाज कोई अधिकारी नहीं सुनते। जैसे कि आप देखने जाओ जिलाधिकारी कार्यालय पे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे, मुख्यमंत्री के कार्यालय पे, तमाम जो जहाँ से जनता की समस्याएं निपटने की संभावना होती है वहां पर एक जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो समाज सेवी के लोग होते हैं, वो तो उनसे अधिकारियों से मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन आम जनता उनसे अधिकारियों से मुलाकात नहीं कर पाती है। तो हमारा पत्रकार भाई उसको कवरेज करके उन तक आवाज पहुंचाने का उनका कार्य करता है। और आपने देखा होगा कई ऐसे पत्रकार भाई हैं जिनके पास पत्रकारिता के अलावा कोई कमाई का जरिया नहीं है। तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे देश की सरकार से मैंने लिखित पत्र दे करके मांग की है कि हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकारों को, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को 10-10 हजार रुपए पेंशन दिलाई जाए। उसके प्रयास हमारा जारी है और जब तक ये कार्य नहीं हो जाएगा हमारा प्रयास जारी रहेगा। हम देश के पत्रकार बंधुओं को और देश के अधिवक्ताओं को 10-10 हजार रुपए पेंशन दिला करके मानेंगे। झांसी का जो जीवन साहा जो कब्रिस्तान है,
20 सालों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उसके बारे में बताएं कि किसने कब्जा किया है, क्यों कब्जा किया है, क्यों हट नहीं पा रहा है विस्तार से? वक्त नंबर 1 में जीवन सा कब्रिस्तान, इसकी पैरवी हम पिछले 20 वर्षों से लगातार करते चले आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जीवन सा कब्रिस्तान 10 एकड़ 90 डिसमिल है। 10 एकड़ 90 डिसमिल में वर्तमान में 7 एकड़ जमीन पर कब्जा है और कब्जा करने वाले बहुत ही असरदार व्यक्ति हैं, जिसमें दैनिक जागरण का जो पिछवाड़ा है वो हमारे जीवन सा कब्रिस्तान है और लगभग अगर देखा जाए 280 दुकान है और 37 मकान अवैध रूप से बने हुए हैं। हिंदू मुस्लिम ऐक्ट समिति के द्वारा पिछले 20 वर्षों से लगातार पत्रचार किया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर उसको कब्जा मुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु अधिकारियों की मिली भगत के कारण अवैध कब्जाधारी अपने अवैध कब्जा जमाए हुए हैं। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है, झांसी की जनता के मुझसे वादा है कि जब तक जीवन से कब्जा मुक्त नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम ऐक्ट समिति का प्रयास जारी रहेगा। प्राइवेट स्कूल जो झांसी के हैं, उत्तर प्रदेश वर्ग के हैं, उनके खिलाफ भी आपका एक आंदोलन है कि वो फीस, मोटी रकम जो है वसूलते हैं फीस के नाम पर, और उसके खिलाफ भी आप लगातार आवाज उठा रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इसमें कुछ राहत दे पाएगी आम जनता को? बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी हाई फाई है, उनकी ड्रेसें अलग से तय की जाती हैं। पहले चलता था कि नीली पैंट सफेद सेट, सारे स्कूलों की ड्रेस ऐसी हुआ करती थी, तो वो आसानी से किसी भी दुकान पर जाकर के वो ड्रेस एक गरीब व्यक्ति खरीद सकता था। लेकिन आज की स्थिति यह है कि एक ही स्कूल में 3 प्रकार की ड्रेसें चलती हैं। कक्षा 1 में अगर बच्चा है तो उसकी ड्रेस अलग होगी, कक्षा 5 में बच्चा है तो उसकी ड्रेस अलग होगी, 5 के बाद जो क्लासेस चल रही है उसकी ड्रेस अलग होगी। ये सीधी जनता की जेब पे डकैती डालने का प्रयास किया जा रहा है। वो किताबों का हर साल किताबें चेंज होती है। जैसा हमने बचपन में देखा है कि मैंने जो किताबें पढ़ी वो हमारे भाई ने पढ़ी, जो हमारे बड़े भाई ने जो किताबें पढ़ी वो किताबें हमने पढ़ी। आज की स्थिति ऐसी है कि हर साल किताबें चेंज हो रही है। हर साल किताबें चेंज करने का सीधा उनका मतलब ये है कि गरीब जनता की जेब पे सीधी डकैती डाल के अपनी जेबें भरना। हमारे देश का नेता क्या कर रहा है, हमारे देश की प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, ये जनता की जेबों पे डकैती डालना सरकार बंद करे। अगर 223 विधानसभा झांसी जनता ने सन 2027 की विधानसभा चुनाव में अगर मुझे विधानसभा को जाने का कार्य किया तो ये मेरा वादा है कि झांसी विधानसभा क्षेत्र की सारी जनता, जितने बच्चे हैं, मैं उन सभी को सरकार के द्वारा फुल मदद सहयोग दिलाऊंगा। और अगर वो सहयोग दिलाने में अगर मैं कामयाब नहीं रहा तो अपनी विधायक निधि से उन सब बच्चों को पढ़ाने का कार्य करूंगा। प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ भी आप लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में मोटी रकम वसूली जा रही है मरीजों से, गरीबों से। साथ ही जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ इलाज मुहैया सही से नहीं हो पा रहा है। यदि कोई मर भी जा रहा है उनकी लापरवाही से या जानबूझ करके या वहाँ दवाई के भाव में, तो सरकारी डॉक्टर हैं भाई, उनको कोई निकाल तो सकता नहीं है, ना तो हॉस्पिटल बंद हो सकता है, तो कोई उनको परवाह नहीं है। जनता कीड़ा मकोड़ा है ऐसा सरकारी सिस्टम समझता है और ठीक वैसा ही व्यवहार करता है। लेकिन इसको लेकर के जो जनता, देश के असली मालिक है, ये सब हौसले जो कहे जाते हैं, बहुत सारे जो तथाकथित, उनका दूर दूर तक वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। इसको लेकर के कैसे आप देखते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ इलाज मिलता है तो वहाँ मोटी रकम वसूली जाती है, दूसरी तरफ जहाँ सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज हो रहा है तो वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, तो इलाज होगा कैसे? जहाँ निःशुल्क है वहाँ कोई सुविधा नहीं, जहाँ सुविधा है वहाँ मोटी रकम वसूली जा रही, गरीबों का कैसे इलाज होगा? जी, अस्पताल का मुद्दा आपने वास्तव में बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। इसमें मैं कहना चाहूंगा, झांसी के चाहे मेडिकल अस्पताल हो चाहे जिला अस्पताल हो, सरकारी जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में सुविधाएं तो सब है, परंतु स्थिति ये है कि अगर आपकी पहचान है, अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं और अगर किसी भी संगठन है तो आपका
अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है और किसी संस्था से नहीं है और अगर आपकी पहचान नहीं है तो वहीं का अस्पताल का डॉक्टर, अस्पताल का स्टाफ उसको सीधे से कहेगा यहाँ आपका इलाज नहीं हो सकता, आप फलाने अस्पताल में, किसी के अस्पताल का नाम लिया जाएगा, उससे कहा जाएगा फलाने अस्पताल में आप चले जाएंगे, उस अस्पताल में आपका इलाज अच्छे से हो जाएगा। और ज्यादातर ये देखने को मिलता है, इसकी जांच कराई जा सकती है। झांसी के जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं अपने अपने प्राइवेट अस्पताल खोले हुए हैं और प्राइवेट अस्पताल खोल करके जनता की जेब पे खुली डकैती डाल रहे हैं। ये डकैती डालना कब बंद होगी? एक भारत में कई राजनीतिक दल है, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है। कई हमारे भारत में चैनल है, कोई चैनल इन खबरों को नहीं दिखाता है। हमारे झांसी में कई अखबार है, कोई अखबार इन खबरों को नहीं छापता है। लेकिन हमारे देश के एक बड़े पत्रकार है केशव पंडित जी, उनने खबर को दिखाने का कार्य किया। मुझे उम्मीद है ये खबर भारत के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और इस ओर हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी विशेष तौर पर ध्यान देंगे और आम जनता को अच्छा इलाज दिलाने का कार्य करेंगे। बुंदेलखंड राज्य की मांग कई वर्षों से लगातार चली हुई आ रही है और मायावती ने इसको उत्तर प्रदेश विभाजन अधिनियम के तहत इसको अलग भी किया था। उसके बाद जो है विधानसभा में पास भी हो गया कि अलग राज्य बुंदेलखंड जो है वो बना दिया जाए। अलग राज्य उत्तर प्रदेश विभाजन अधिनियम के तहत बन चुका है, बुंदेलखंड अलग राज्य हो चुका है। लेकिन अब ये लोकसभा में पास होना है, तो लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उस समय नकार दिया था। क्या आपको लगता है कि उसके बाद अब जो जिस तरह से कांग्रेस भी मुद्दा इसको बना रही है, जबकि कांग्रेस की सरकार में इसे अलग से राज्य नहीं बनाया गया, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बनाएंगे बुंदेलखंड राज्य को। पहला कि हम विधानसभा में पास हुए बिल को अब यहाँ जो है लोकसभा में भी पास करेंगे। साथ ही मायावती भी इस मुद्दे को बना रही हैं। बहुत सारी जो क्षेत्रीय संगठन हैं, जो दल हैं, वो भी बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहे हैं कि अलग हमारा राज्य हमें दे दो और हम अपने जो है जो भी संसाधन हैं हम उनमें ही अपना गुजारा कर लेंगे, जैसे भी हम रहेंगे हम खुश रहेंगे। तो आपको लगता है कि बुंदेलखंड राज्य के नाम पर वोट तो सभी लेना चाहते हैं, लेकिन क्या वाकई में कोई काम कर पाएगा या कोई करेगा या नियत है किसी के करने की? सही मायने में जो बुंदेलखंड की मांग उठाने वाले हमारे बुंदेलखंड के नेता हैं उनको जमीनी हकीकत पता ही नहीं। मैंने माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा था और हमने जमीनी हकीकत से उनको अवगत कराया था। हम सरकार से बुंदेलखंड की मांग नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कि हमारा प्यारा बुंदेलखंड हमें वापस लौटा दो। 12 मार्च 1948 को हमारा बुंदेलखंड बन चुका था और 8 साल 7 महीने बुंदेलखंड राज रहा। बुंदेलखंड राज रहने के बाद उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड राज के कामता प्रसाद सक्सेना जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हमारे जो बुंदेलखंड की मांग करने वाले लोग हैं उन्होंने इस बात को बिल्कुल दबा दिया है। अगर आप किसी नई चीज को मांगने के लिए जाएंगे तो नई चीज को मांगने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन हमारा बुंदेलखंड था, है और रहेगा। और हमारी भारत सरकार से अपील है कि बुंदेलखंड, हमारा प्यारा बुंदेलखंड हमें वापस लौटा दो। कामता प्रसाद सक्सेना जी बुंदेलखंड के मुख्यमंत्री थे, इस चीज को मानो। अगर आप दस्तावेज देखना चाहें तो यूट्यूब गूगल पे जाकर के देख सकते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता समिति के प्रयास के चलते आज वो चीज गूगल पे भी शो करने लगी है, इससे पहले कभी गूगल पे नहीं आई थी। हिंदू मुस्लिम एकता समिति ने जब देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, उसके बाद इसकी हमारे पत्र की जांच हुई तो जांच स्पष्ट हुआ कि 12 मार्च 1948 को बुंदेलखंड राज रह चुका है। 8 साल 7 महीने कामता प्रसाद सक्सेना जी बुंदेलखंड के मुख्यमंत्री रहे। तो हमारा प्यारा बुंदेलखंड हमें क्यों नहीं लौटाया जा रहा है? हमें तो हम लोगों को पीछे क्यों किया जा रहा है? हमारे बुंदेलखंड के जो ऐतिहासिक चीज है, जैसे झांसी का किला, ओरछा का किला और तमाम जो हमारी इमारत है, उनका पैसा उत्तर प्रदेश में खर्च क्यों हो रहा है? मैं चाहता हूँ कि हमारा बुंदेलखंड राज अलग कर दिया जाए, उससे जो आय बनेगी उससे हमारा बुंदेलखंड का विकास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन झांसी का नाम बदलने की बातचीत चल रही है। आपको लगता नहीं कि इतिहास से पूरा का पूरा इतिहास मिटाया जा रहा है? झांसी का नाम बदलने की जरूरत क्या है? जो जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट चल रही है कि झांसी का नाम बदल जाएगा, झांसी नहीं रहेगा, झांसी का नाम क्यों बदला जाएगा? आपको नहीं लगता कि झांसी का पूरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा? 1857 की वो पहली क्रांति जिसके लिए झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है लिखा हुआ था।
आपको लगता नहीं है कि झांसी का अस्तित्व तो एक तरह से बुंदेलखंड का अस्तित्व तो उसमें प्राण बसते हैं झांसी में? जी। झांसी की रानी का नगर झांसी है, झांसी था, झांसी रहेगा। इसको कोई के बाप में दम नहीं है कि इसको इस नाम को छीन सके। हिंदू मुस्लिम एकता समिति हमेशा प्रयास करती रही है और इससे पूर्व भी झांसी के नाम बदलने का प्रयास किया गया था। तो सबसे पहले देश के राष्ट्रपति को हिंदू मुस्लिम एकता समिति ने ज्ञापन दिया था। उसके बाद सभी राजनीतिक पार्टी के लोग आए थे और सबने प्रयास किया था हमारा झांसी का नाम नहीं बदलेगा। तो केवल सरकार ने अपनी मनमानी चलाने के लिए केवल झांसी स्टेशन का नाम अकेला चेंज हुआ, जिसका नाम रखा गया वीरांगना नगर। लेकिन हमारी झांसी का नाम चेंज नहीं हो सका और ना ही भविष्य हो पाएगा। ये पूरे प्रदेश में इसलिए नाम बदलने का प्रयास किया जा रहा है जहां, क्योंकि हमारे नेताओं के पास कोई काम है नहीं है। इनको पता ही नहीं कि हमें झांसी की देश की जनता की सेवा कैसे करनी चाहिए। इनको पता ही नहीं है कि हमारे देश को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। इन्हें केवल ये पता है कि हमें हाईलाइट कैसे हो। तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए हमारे जिलों के नाम चेंज कर रहे हैं। वो खाली जिलों के नाम चेंज करने से विकास नहीं होता है। हमारे प्रदेश के नेताओं और देश के नेताओं से अपील है कि आप जितना समय हमारे जिलों के नाम चेंज करने में लगा रहे हैं, उतना समय अगर लगाए जनता के विकास की ओर, तो वास्तव में जनता का विकास हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा, फिर देश का विकास हो जाएगा। जी। अब सवाल उठता है वंदे मातरम पर। वंदे मातरम जो है पास किया गया, गीत बना कांग्रेस का, सर्वसम्मति से पास हुआ था। जिन्ना ने विरोध किया, जिन्ना ने अपना अलग मुस्लिम लीग बना लिया, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम जो है इसके साथ में आए और उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी आपत्ति है, इसको काट छांट के थोड़ा सा आप अलग कर दें। ये स्तुति थोड़ा आ रही है, तो वो उसको काटा छाटा गया और फिर उसके बाद सर्वसम्मति से पास हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, उन्होंने कहा ठीक है, अब तो मुस्लिमों को कोई आपत्ति नहीं होगी, अब कोई समस्या नहीं है। काटने छाटने के बाद में जहां पर माँ दुर्गा का नाम आता था, तो वो सब कुछ होने के बाद में सर्वसम्मति से पास होने के बाद में वंदे मातरम देश का गीत बना, राष्ट्र का हो गया। पहले कांग्रेस का था। जो गीत पास था ठीक वैसा ही रहा, न तो उसको कभी पूरा करने का प्रयास किया गया कि ठीक है जो कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ था 1938 में, अब वही गीत रहेगा। सवाल यह है कि राष्ट्र का गान, राष्ट्र का गीत, झंडा गान या फिर राष्ट्र से जुड़ी हुई कोई भी चीज, क्या इस देश के किसी भी नागरिक को हताहत करने का अधिकार है? और क्या इनकार करने का अधिकार है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा? कितना आप इससे सहमत हैं, कितना असहमत हैं? जी। ये देश में जो सर्वसम्मति से देश का गीत जो पास हुआ है उसको मानना चाहिए और देश में एकता के प्रति एक सोच बनाई जाए। कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे कि देश की आम जनता के दिल पे ठेस पहुंचे। भारत के अंदर भारत माता की जय कहा जाता है और तमाम सच्चे सपूत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी एक तरह से वो कहे जाते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं पशुओं से प्रेम के कारण मैंने कभी जो है वो नहीं खाया और उन्होंने पूरे जीवन जो है कभी मांस को हाथ नहीं लगाया। मांस खाने को ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में नहीं खाया जाता है, ब्राह्मण नहीं खाते या राजपूत नहीं खाते, सब खाते हैं। लेकिन जिसको प्रेम है वो शायद मुस्लिम से भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, सिख, ईसाई, हिंदू कोई भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नमाज भी पढ़ते थे। नमाज के साथ साथ में महाभारत, रामायण और गीता का उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। संतों के चरणों में बैठते थे। आज तमाम चीजें आप जो है देख पाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम की बात तो लोग करते हैं, उनकी आड़ में भी वो लोग छुप जाते हैं जो राष्ट्रवाद पर बात नहीं करना चाहते, जो कह देते हैं कि संविधान से पहले कुरान, देश से बड़ा इस्लाम। कभी देश से बड़ा किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं हिंदू धर्म है या ईसाई है या सिख है, कोई भी बड़ा नहीं है, देश ही बड़ा है। क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, हम बहुत छोटे हैं। धर्म तभी है जब देश रहेगा, मजहब तभी है जब देश रहेगा, राष्ट्र रहेगा। हमारी नागरिकता, हमारी राष्ट्रीयता तभी तक है जब तक हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है। आपको लगता नहीं है कि संविधान एक अलग चीज है, लेकिन संविधान बड़ी चीज है। आपको अपना धर्म मानने का अधिकार भी संविधान देता है और कहता है कि आप करिए। तो संविधान बड़ा हुआ, जो अधिकार आपको दे रहा है, जो कह रहा है, अधिकार देने वाला बड़ा हुआ। अगर वो कह देता कि नहीं यहाँ आपको रहना है तो अधिकार नहीं मिलेगा, तो 1947 में तय हो जाता। जिसको जहां जाना होता वो उस समय सभी लोग जा रहे थे,
लेकिन जब संविधान 1950 में पास हुआ सर्वसम्मति से, तो उसमें सब कुछ, सबको रहने के लिए आजादी, सब कुछ करने के लिए आजादी। लेकिन इस चीज की आजादी तो क्या भारत में दी जानी चाहिए कि कोई इनकार करे कि नहीं मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, कोई इनकार करे कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, कोई कहे कि नहीं आप जो है अशोक का चिन्ह मैं तोड़ूंगा। अशोक का चिन्ह मतलब जो राष्ट्र गर्व है हमारा, इसको लेकर के हमारे भी धर्म में कुछ नहीं है या आपके धर्म में कुछ नहीं है। इस सिख के गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं दिया है, ईसाइयों को भी नहीं बोला गया कि नहीं आप एक करिए, किसी राष्ट्र में रहिए। लेकिन आप तिरंगा भी उठाते हैं, तिरंगे के आगे भी हम झुकते हैं। क्या इस देश में राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा बड़ा नहीं बनना चाहिए? क्या हमें राष्ट्रवादी होने की जरूरत नहीं है धार्मिक होने के साथ साथ में? उससे हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन कहाँ हो रहा? तमाम हम देख रहे हैं देश, इस देश में 3 करोड़ मुस्लिम एक्स मुस्लिम हो गए पिछले कुछ सालों में। एक्स मुस्लिम होने के बाद में उन्होंने सवाल भी किया, उन्होंने कहा राष्ट्रवाद आड़े आ रहा है, मैं इस्लाम नहीं छोड़ रहा हूँ, इस्लाम मुझे छोड़ रहा है। तो इस्लाम कह रहा है कि यदि सवाल करोगे तो हम आपको मुस्लिम नहीं मानेंगे, आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। क्या बीड़ा नहीं बजाते थे? यदि संगीत बैन था, हदीसों में दिया गया होगा। लेकिन इतना ज्यादा कट्टरवाद, क्या आपको लगता है कि जो चीज है ठीक है, जितना वर्तमान समय में मानना चाहिए, जैसे फोटो खिंचाना भी इस्लाम के हिसाब से हराम है, बैंकों में जो इन बैंकों में ब्याज दिया जाता है उन बैंकों में खाता खुलवाना भी हराम है। अगर सब कुछ पूरी तरह से, अगर कोई धर्म पर उतरा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या पूरी तरह से धर्म का पालन हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो फिर राष्ट्रवाद अपनाने में क्या समस्या है? दोनों सवाल है। क्या धर्म को पूरी तरह से लोग अपना सकते हैं? फिर तो मोबाइल भी चलाना मुश्किल होगा, फिर तो कार भी चलाना मुश्किल होगा, यात्रा करना भी मुश्किल हो जाएगा, और देश में मुझे लगता है बहुत सारे काम मुश्किल हो जाएंगे। जी, कैसे आप देखते हैं कि धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से, पंथ के हिसाब से क्या सहमत हुआ जा सकता है कि कोई ब्राह्मण कहे कि नहीं सारे ब्राह्मण एक जैसी दिशा में दौड़ेंगे, सुबह उठ करके नहाएंगे और 60 वर्ष की उम्र के बाद में वो जंगल छोड़ के चले जाएंगे? अनुस्मृति में दिया है ना। तो बहुत कुछ है धर्म के हिसाब से क्या पूरी तरह चला जा सकता है? इससे आप सहमत हैं? और अगर नहीं तो फिर राष्ट्रवाद क्यों नहीं अपना सकते हम? अगर हम मोबाइल चला सकते हैं, यदि हम घर में रह सकते हैं 60 साल के बाद में, बहुत सारी चीजें हैं हर धर्म मजहब, तो जब हम धर्म की बाकी चीजें अपना सकते हैं, राष्ट्रवाद क्यों नहीं? जी, राष्ट्रीय गीत की जो बात आप कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय गीत मुस्लिम समाज ने कभी गाने के लिए इनकार नहीं किया। अगर आप स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में हिंदू बच्चे भी रहते हैं, सिख बच्चे भी रहते हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं। सब धर्म के बीच में मुस्लिम समाज के बच्चे भी रहते हैं, वो भी संघ राष्ट्र गीत गाते हैं। और देश की सुरक्षा में, देश की रक्षा में, देश की हिफाजत में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाली मुस्लिम कौम रही है। ये बात आप बेहतर तरीके से जानते हैं, हमसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के इतिहास को हटाने का प्रयास कर रही है। सवाल क्या है? सवाल है सभी धर्म पथ जितने भी हैं सभी पर सवाल है, और सवाल एक ही है कि क्या जो अपना सकते हैं राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है, उनकी आड़ में किसी भी धार्मिक व्यक्ति को नहीं झुकना चाहिए। जो राष्ट्रवादी हिंदू है या सिख है, ईसाई है, या तो राष्ट्रवादी की परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। ये नहीं कहा जाना चाहिए कि उसने जान दे दी। हम एपीजे अब्दुल कलाम देखिए, उन्होंने क्या देश के लिए नहीं किया, तो एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर चलने में क्या समस्या है? एपीजे अब्दुल कलाम यदि जो है बैठ सकते हैं जहां पर, और जहां इमरान खान साहब बैठ सकते हैं, हमारे साथ में भी, हमारे क्लास में भी और हमारे स्कूल में भी मुस्लिम पढ़ते थे, और मैं खुद ही सरस्वती ज्ञान मंदिर में पढ़ा हूँ, तो वहाँ सुबह सुबह जब राष्ट्रीय गीत या भोजन मंत्र तक पढ़ा जाता था वो पढ़ते थे, और हम सब साथ में बैठ के गाते थे। पूरी तरह से इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या जो धर्म गुरु एक तरह से जो कह रहे हैं, या जो 4-5 लोग, कुछ लोग आकर के कई करोड़ लोगों की जो इमेज खराब कर रहे हैं, और उसमें जो है कुछ संगठन बाहर आकर के कह रहे हैं कि नहीं आपको गलत फंसाया गया, तो 4 लोगों के पीछे क्या पूरी कम्युनिटी को उनके पीछे लग जाना चाहिए? उनको उनके पीछे खड़े होना चाहिए? ये अगर होने लगा फिर तो अपराधियों का बचाव होने लगेगा, तो फिर वो उसे धर्म से जोड़ा जाता है, और जिसको लेकर के फिर तमाम लोग उनको लगता है कि बिल्कुल जो हो रहा है वो सरकार ही करवा रही है। जी, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो पक्षपात मुस्लिम समाज के संग काफी हो रहा है। अभी जैसे उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले मोहम्मद आजम खान साहब, जिन पे बकरी चोरी का इल्जाम लगा, जो व्यक्ति 30 साल विधायक रहा हो, कैबिनेट में मंत्री रहा हो,
और एक बहुत ही बड़ी अपने उत्तर प्रदेश की शख्सियत है, उस पे बकरी चोरी का इल्जाम लगा करके उसको जेल भेजाया गया। उन पे 300 से ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए। ये कहाँ तक इंसाफ की बात हो रही है? एक तरह का मुस्लिम समाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल खान साहब, लेकिन समस्या यहाँ पर ये है ना, फिर तो आप सभी मुसलमानों को गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोगों ने मुकदमा पंजीकृत करवाया है उनमें 90% मुस्लिम है और उनकी जमीनों पर कब्जा किया है आजम खान साहब ने, बाकायदा कब्जा किया है। बहुत सारे लोगों को धमकाया ही नहीं, मारा भी है। तो जो उनसे पहले से नहीं, मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी से पहले से उनकी शिकायतें पड़ी हैं और जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि खान साहब ने हमारी जमीनें घेरी हैं, तो आजम खान जी ने जब घेरी है और वो भी मुस्लिम समुदाय की जमीनें घेरी हैं, तो वो लोग जो कोर्ट में गए वहां सरकार नहीं गई है, ना तो कोई वो लोग गए हैं जो बाहर के लोग हों, वो लोग गए हैं जिनकी जमीनों पर कब्जा है, जो जमीनों के मालिक हैं, वो लोग कोर्ट में खड़े हैं। तो वो कह रहे हैं उनको लेकर के तो ये सरकार की हनक का असर है। जो जिन लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए गए हैं उनकी भूमिका तो है ही नहीं है, उनका केवल नाम चल रहा है। जैसे मान करके भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए? प्रधानमंत्री बनाने वाले तो अलग लोग हैं। इसी तरह मोहम्मद आजम खान को फंसाने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों का इस्तेमाल किया गया है और वास्तव में प्रदेश की सरकार उनको फंसाने का कार्य कर रही है। लेकिन इनके मंसूबों में हम लोग पानी नहीं फेरने देंगे। आने वाले 2027 के चुनाव में और हो सकेगा तो मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी से माननीय मोहम्मद आजम खान साहब ही होंगे। जो कोर्ट की बात है, कोर्ट को आप चुनौती दे सकते हैं क्या? आपको लगता है कि आप कोर्ट को चुनौती दे सकते हैं? सरकार को चुनौती देना एक अलग विषय है, क्योंकि सरकार ने जेल भी नहीं डाला, ना तो सरकार लड़ रही है। जब किसी मामले में सरकार लड़ती है तो सरकार को सीधे ये किया जाता है कि भाई किसी की जमीन पर कब्जा है, किसी का मकान गिरा रही है सरकार, तो वहां तो सरकार सामने लड़ रही है। लेकिन जहां लोग लड़ रहे हैं, लोग और अदालत के बीच में क्या अदालत को चुनौती दी जा सकती है? क्या संविधान को चुनौती देना जैसा नहीं है? यदि ये निर्दोष है और बिल्कुल सही है, तो क्या वहां पर जो वकील हैं वो अपनी बात नहीं रख पा रहे? और वो अगर रख पा रहे हैं तो वो मीडिया के सामने क्यों नहीं खुल के बोल पा रहे हैं कि भाई हमारे साथ में गलत हो रहा है? क्या आपको लगता है कि देश में जिस तरह से किया जाता है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, चाहे हिंदू के पक्ष की तरफ से हो या मुस्लिम की तरफ से हो, बचाव क्यों? चाहे विकास दुबे हो, आजम खान हो, चाहे अतीक अहमद हो, ऐसे अपराधी जिनसे पब्लिक त्रस्त थी, जो खुलेआम किडनैपिंग कर लेते थे, मार देते थे, ऐसे 4 लोगों को बचाने के लिए पूरी कम्युनिटी, अच्छी कम्युनिटी के सामने आती है। क्यों विकास दुबे के पीछे कोई ब्राह्मण आता? भाई गुंडा था, बदमाश था, उसको बचाने के लिए आपको लगता है कि उसको आना चाहिए, मंदिर बनवा देना चाहिए, उसको एक कहना चाहिए कि नहीं ब्राह्मणों पर अब ज्यादती हो रही है सरकार की? ऐसा क्यों? हमारे ऊपर कोई गोली क्यों नहीं चलवा देती है सरकार? हमने किसी का किडनैप नहीं किया है तो मेरे ऊपर तो मुकदमा भी नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ आपके ऊपर हुआ है कि आज तक कभी आपके पुलिस घर में आई, आपको उठा के ले गई हो? आप तो लड़ाई भी लड़ रहे हैं, शायद प्रशासन आपसे नाराज भी हो, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि झांसी की पुलिस ने उठा करके आपको अंदर कभी किया हो? उल्टे सीधे मुकदमे लाद दिए हों? कभी उल्टे और सीधे नहीं होते हैं। मान लिया पुलिस लाद देती है, लेकिन अदालत में पुलिस को भी साबित करना पड़ेगा कि भाई कैसे आपने कर दिया। पुलिस को भी लताड़ लगती है और अब तो कोर्ट में खुलेआम सुनवाई होती है, खुलेआम पक्ष रखे जाते हैं। अब तो बीएनएस नया बदल गया है, सब कुछ सामने है। ये कहना कि किसी के ऊपर ज्यादती हो रही है तो अदालत को भी दिख रहा होगा। अदालत को गुमराह कोई कर सकता है क्या? ये तो वही बात होगी कि फिर संविधान से कहाँ देश चल रहा है? फिर तो लोग भीड़ तंत्र से देश चलेगा, फिर तो भीड़ इकट्ठी करेंगे जी और उसके बाद में हम करेंगे फैसला, हम करेंगे। फिर संविधान कहाँ रह गया? तो संविधान खत्म हो गया। संविधान में साफ है कि आप अदालत जाइए। बहुत सारे सरकार ने फैसले लिए, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सरकार को वापस आना पड़ा, भाई खुद पर आना पड़ा। लेकिन ये जो मामला है जो आप बता रहे हैं आजम खान साहब का, ये तो सरकार का मामला ही नहीं, सरकार ने बंद ही नहीं किया। सरकार तो कह रही पहले से केस चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें जो पीड़ित है वो अगर मान जाए, अपना केस वापस ले ले, तो वो जाने, उनको समझाओ जा करके। तो ये क्या संभव है कि जो पीड़ित जिसकी जमीन गई है वो क्यों पीछे हटेगा? भाई उसको लेकर के जो कागज हैं, जो दस्तावेज हैं, वो भी अदालत में रखे होंगे। जो पैसे का लेन देन किया गया होगा सामने वाले को, वो भी सामने आएगा। बकरी चोरी कर सकते हैं मोहम्मद आजम खान साहब के, बकरी चोरी कर सकते हैं। बकरी चोरी का मुकदमा सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा लगाया गया, उसमें तो 7 साल जेल काट के आए। बकरी चोरी कर सकते हैं। देखिए बकरी चोरी को समझना मोहम्मद आजम खान बकरी चोरी कर सकते हैं। देखिए लालू इसके अलावा आप झांसी प्रसाद की बात कर रहे थे।
पता क्या था, अभी आप जाति प्रकार की बात कर रहे थे, तो जीवन सार के अवैध कब्जाधारियों द्वारा। जी इमरान जी, अब आप सुनिए थोड़ा धैर्य पूर्वक। लालू प्रसाद यादव जी यदि चारा खा सकते हैं, आपको लगता है लालू प्रसाद यादव जी चारा खा सकते हैं? 56 व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजन, ये कहावत है सर। क्या खाया? बोले चारा चोर है, चारा खाया है लालू प्रसाद यादव ने, चारा नहीं खाया है। कोई व्यक्ति बड़ा घोटाला करता, बोले कोयला खा गया। कोई कोयला खाने वाली चीज है क्या? नहीं। बकरी कोई चोरी वाली चीज है क्या? बकरी चोरी कर ली। चोरी का मतलब है कि अगर करप्शन में लिप्त है कोई व्यक्ति, यदि करप्ट है और उससे संबंधित किसी भी योजना में, ठीक है, चाहे बकरी पालन योजना में संलिप्त हो या फिर किसी भी योजना में, उसको आप स्टडी करिए, पढ़िए और फिर आप कहिए कि यहाँ पर यह बात की जा रही है। अब कोई अगर आप केस पढ़ेंगे तो क्या लालू प्रसाद यादव ने चारा खाया? चारा में घोटाला किया होगा लेकिन चारा तो नहीं खाया होगा। तो बकरी के किसी उसमें घोटाला तो हो सकता है, बकरी चोरी करने के लिए थोड़ी कोई व्यक्ति गया होगा। तो यहाँ पर अगर कोई चीज आप रख रहे हैं तथ्यात्मक रूप से पूरी बात आप रखें कि अदालत में क्या वाकई में वही शब्द है जो आप दोहरा रहे हैं, क्योंकि ये मामला अदालत में है और अदालत की किसी भी चीज पर ना तो हम टिप्पणी कर सकते ना तभी कर सकते हैं जब आप उसको सामने ले आए कि पुलिस ने क्या कहा है और उस पर अदालत ने क्या बोला है, क्योंकि अदालत ने भी बोला होगा। इतनी छोटी सी बात है, बच्चा भी समझता है कि बकरी चोरी आजम खान जैसा व्यक्ति कर सकता है क्या, लेकिन ये लाइन ही गलत है, क्योंकि वहां पर जो लिखा है उसे हमें पढ़ना पड़ेगा और उसको एक्सपोज करना पड़ेगा। क्या वकील ने ये लाइन नहीं समझाई होगी? बड़ी छोटी सी चीज है। बाहर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर लोगों के बारे में क्या बताया जाता है, चाहे वो असेंगर के मामले में हो, चाहे आजम खान के मामले में हो, ऐसे अगर लोगों को छोड़ने लगा दिया जाए तो फिर मुझे लगता है कि अपराधी तो बाहर सारे आ जाएंगे। 4 बड़े लोगों के पीछे उन पर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन जो आरोप लगे हैं उनमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, उनमें कुछ ना कुछ तो है। रातों रात किसी को न तो उठा लिया जाता है और नहीं बिठा दिया जाता है। नहीं तो अखिलेश यादव को भी पकड़ के अंदर किया जा सकता है, उनके ऊपर भी सीबीआई के मामले चले, क्या नहीं चले आप भी जानते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी पर मामले नहीं चले? क्या उनको अमित शाह को जेल के अंदर नहीं भेजा गया? तो जो अदालत में सामने पक्ष और प्रतिपक्ष है, कभी किसी वकील ने कहा कि नहीं भाई इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले तभी छूटे होंगे। आरोप लगाना एक अलग विषय है, लेकिन चलिए हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता समिति की तरफ भी लौटते हैं। युवाओं से क्या अपील आप करेंगे, क्योंकि लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, महंगाई की चर्चा कहीं नहीं हो रही, महंगाई चरम सीमा पर। पेट्रोल के दाम जो घटने की बात की जाती थी, कभी हमारे लाला रामदेव जी कहते थे कि वो 25 रुपए में 50 रुपए में पेट्रोल अभी करवा देंगे, अभी वो गायब चल रहे हैं, शायद किसी इलेक्शन के दौरान निकल आए। नोटबंदी से बड़े फायदे गिनवाए जा रहे थे, उन चीजों का कोई फायदा नहीं बताया गया। कैसे देखते बेरोजगारी का हल क्या है? सभी को सरकारी नौकरी तो नहीं दी जा सकती है, हम सब जानते हैं, किसी भी देश में नहीं दी जा सकती, लेकिन बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? क्या संस्थाएं प्रयास करें, क्या सरकार मिलकर प्रयास करे कि बेरोजगारी दूर हो? असल जो मुद्दा है उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। जी आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, बहुत अच्छी बात रखी है कि लोग व्यापार का रास्ते सरकार को खोलना चाहिए। इस मामले में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को और पूरे विधायक और सांसदों को बैठ करके चर्चा करनी चाहिए और इन आम जनता को रोजगार से लगाने के लिए कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का इस्तेमाल किया है। जैसे हमारे देश से बाहर से जो चीजें आती है वो चीज अगर हमारे झांसी में हमारे भारत में ही उपलब्ध हो, भारत में ही अगर उन चीजों को बनाया जाए तो हमारे देश की नौजवानों को रोजगार मिल सकेगा। और इसके अलावा जो हमारे भारतवर्ष में जितने भी इंग्लिश मीडियम के नाम पे स्कूल चलाए जा रहे हैं, विद्यालय चलाए जा रहे हैं और डकैती डाली जा रही है, इस पे भी विशेष तौर पे सरकार को ध्यान देने की अति आवश्यकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो सरकार फीस बढ़ाने के नाम पर उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, उसे भी करना चाहिए। सरकार अच्छे और कड़े कदम अगर नहीं लेगी तो पब्लिक को परेशानी होगी, क्योंकि जिन चीजों के लिए जनता ने मुख्यमंत्री को चुना है, प्रधानमंत्री को, वो रास्ता ना भटके, जनता की परेशानी दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत रहे और जो उनकी प्रमुख परेशानियां उनको हटाने के लिए जो संकल्प लिया था, वचनबद्ध थे, तमाम तरह की बातें होती थी, तो उन बातों को पुनः उनको स्मरण करना चाहिए और फिर काम पर लग जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा रहा आज का इंटरव्यू। इमरान खान साहब आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ATV न्यूज़ चैनल पर। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और जल्द मिलते हैं फिर नए सवालों के साथ, नए जवाबों के साथ।